नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की मौत के बाद पिता से मिलने आए बेटी और दामाद ने रात के करीब 2 बजे अजीब सी आवाज़ें सुनी। जब वकील दामाद ने देखा तो बेटे बहू अपने बूढ़े बाप को धमकी दे रहे थे। यह देखकर दामाद को आया गुस्सा और उसने जो किया, आखिर उसने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं। अपने पिता से मिलने आई बेटी और दामाद रात को अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि तभी उन्हें अपने पिता के कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगीं, जिन्हें सुनकर चुपके से वे उस कमरे के पास पहुँचे। लेकिन वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि वहाँ तो विनोद, आप मुझे साफ साफ बताइए कि हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में गांव चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि आपसे तो मैं कहते कहते थक जाऊंगी, लेकिन आप तो हमेशा ही इस बात को बस टालते रहेंगे। मुझे यूँ रोज़ रोज़ यह सब अच्छा नहीं लगता। अगर जाना है तो जाना है, अगर नहीं जाना है तो साफ साफ मना कर दीजिए। खामखा मैं और बच्चे गांव जाने को इतना हौसते तो न रहें। यहाँ बच्चे रोज़ ही खुश होते रहते हैं कि हाँ, हम इस हफ्ते अपने नानी के घर जाएंगे। फिर बच्चे खुश होते ही रहते हैं कि वह इस हफ्ते नाना नानी के पास जाएंगे, लेकिन तुम हो कि उन्हें लेकर जाने का नाम ही नहीं लेते। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम बच्चों को मना क्यों नहीं कर देते? कम से कम वे बेचारे झूठी आस में तो नहीं रहेंगे। सृष्टि ने अपने पति विनोद से थोड़े नाराज़गी भरे लहजे में कहा। तो विनोद बोला, अरे बाबा, तुम तो जानती हो मेरा काम ही ऐसा है। मुझे वकालत से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ कहूँ ना। मेरा ज़्यादा दिन रुकना कहाँ पॉसिबल होता है, और फिर केसेस कौन सा बता कर आते हैं। अगर ना आए तो हफ्ते हफ्ते भर नहीं आते, और अगर आए तो एक दिन में कई कई केसेस मिल जाते हैं। ऐसे में बच्चों को मना कैसे कर दूं? यार, तुम तो जानती हो ना, मैं अगर उनसे मना करूँगा तो बच्चों का दिल टूट जाएगा और बेचारे मेरे बच्चे खामखा उदास हो जाएंगे। विनोद ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। तो सृष्टि बोली कि हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर उनका दिल टूट जाएगा तो टूट जाए। जब आप उनसे हर हफ्ते कह देते हैं कि अगले हफ्ते चलेंगे और फिर अगले हफ्ते आप जाने के लिए मना कर देते हैं, कोई नया बहाना निकाल लेते हैं, तो आपको क्या लगता है तब आपके बच्चों का दिल नहीं टूटता? हर हफ्ते उनको दुख पहुंचाने से अच्छा है कि आप एक ही बार में उनको मना करके छुट्टी कर दीजिए। फिर ना ही तो मेरे बच्चे आपके पीछे पड़ेंगे और ना ही मैं। इस बार गुस्सा होती हुई सृष्टि बोली। तो विनोद ने प्यार से सृष्टि को समझाते हुए कहा कि मैडम, अब आप भी बच्चों की तरह गुस्सा करने लगेंगी। अरे भाई, हम तो बच्चों को तब समझाएंगे ना जब हमारी मैडम समझने का नाम लें, पर यहाँ तो हम आपको ही नहीं समझा पा रहे, तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? इस पर सृष्टि विनोद से अभी भी नाराज़गी जाहिर करती हुई बोली, तो क्या करें, आपने तो बिल्कुल हद कर दी है। कितना समय हुआ हमें अपने गांव जाए। आप एक बार पापा जी के बारे में तो सोचिए। पापा कब से हमारे आने की राह देख रहे हैं। आपको पता है, पिछले 3 महीने से जब भी पापा कॉल करते हैं कि बेटा घर आ जा, तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि पापा अभी हम थोड़े बिज़ी हैं, यह हमें अगले महीने लेकर आ जाएंगे। और ऐसे ही कहते कहते पूरे 3 महीने बीत चुके हैं, और अब भी मैं फिर से यही सब कह दूँ। आपको पता है ना कि पापा माँ से कितना प्यार करते थे। जब से माँ की मौत हुई है तब से पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। लेकिन आप यह सब चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। आप एक बार यही चीज़ मेरे ऊपर लेकर देखिए। अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो। इससे आगे सृष्टि कुछ बोलती, विनोद ने उसे डांट कर चुप करा दिया और बोला, हद है, तुम भी ना बस पीछे पड़ जाती हो। अरे ठीक है बाबा, ठीक है, इस हफ्ते हम गांव ज़रूर चलेंगे, चाहे कोई काम हो या ना हो। और अगर मेरे पास कोई केस आता भी है
तब भी मैं उस केस को मना कर दूंगा, लेकिन अब की बार आप लोगों को गांव घुमाकर ज़रूर लाऊंगा। अगले दिन विनोद को पता चला कि कुछ रीजंस की वजह से कोर्ट 2-3 दिन के लिए बंद रहेगा। रजिस्टर्ड छुट्टियां थीं और आसपास के ही कई त्योहार पड़ रहे थे। इसकी वजह से वह अब बिल्कुल फ्री था। तो विनोद ने सृष्टि से कहा कि चलो आज ही अपना सामान पैक कर लो, हमें 1 घंटे में गांव के लिए निकलना है। फिर अच्छे से तुम गांव में रहकर आना। गांव में रहने से तुम्हारा मन नहीं भरता ना? इस बार 2-3 दिन आराम से रहकर आना। हमेशा यही शिकायत करती रहती हो कि मैं 2-4 घंटे में ही पापा से मिलवा कर वापस ले आता हूँ। इस बार खूब आराम से बैठकर बात करना तुम पापा से। जितनी चाहे उतनी बातचीत करना, उनके हाल चाल पूछना, ठीक है? और इस बार तो मैं भी फ्री हूँ, तो इसी बहाने पापा जी से मैं भी मिल लूँगा, उनसे बातचीत हो जाएगी। वैसे भी अब तो कई साल हुए उनसे बातें किए हुए। जब भी जाता हूँ इतनी जल्दबाजी में रहता हूँ कि बस उनको प्रणाम करने के बाद अगर थोड़ी बहुत बात हो गई तो ठीक, वरना तो वह अपने काम में बिजी और हम अपने काम में। चलो तो चलो, बच्चों को कह दो कि वह जल्दी से रेडी हो जाएं। फिर हम लोग 1 घंटे में आपके घर के लिए निकल रहे हैं। ठीक है मैडम, अब तो नाराज़ नहीं है ना? विनोद ने सृष्टि को छेड़ते हुए कहा। तो सृष्टि बोली, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी मैं बच्चों को बता कर आती हूँ। आपके कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल कर रख दिए हैं। अब बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं बच्चों को रेडी करने के लिए कह देती हूँ। झटपट 10-15 मिनट में ही सृष्टि और उसके बच्चे भी रेडी हो गए और इधर अब तक विनोद भी रेडी हो चुका था। खाना पीना खाकर और घर से जो कुछ भी उन्हें अपने गांव लेकर जाना था वह सामान लेकर वे लोग निकल पड़े। जब वे लोग रास्ते में ही जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चे तो शुरू से ही अपने नाना नानी से बहुत प्यार करते थे। वे उनसे शुरू से ही बहुत ज़्यादा अटैच थे। लेकिन सृष्टि की फैमिली में सभी लोग शहर में ही रहते थे। हालांकि सृष्टि के बच्चों को अपने दादा दादी से भी बहुत प्यार था, लेकिन क्योंकि उनके दादा दादी उनके साथ ही रहते थे और नाना नानी के यहाँ भी कभी कभी जाते थे, तो इसीलिए बच्चों को तो कहीं घूमने जाने की खुशी कुछ और ही होती है ना। तो इसीलिए वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनके नाना नानी भी उन्हें बहुत चाहते थे। लेकिन पिछले साल एक हादसे में उनकी नानी की मौत हो गई। तब से उनके नाना अकेले ही रह गए थे और सृष्टि अपने पापा से मिलने के लिए ही यहाँ आना चाहती थी, क्योंकि जब से उसकी माँ की मौत हुई उसके बाद में वह केवल एक बार ही आई थी, वह भी मात्र कुछ घंटों के लिए। उसमें ना ही तो वह अपने पापा से बात कर पाई और ना ही सुकून से वह कुछ टाइम उनके पास बैठ पाई। बस आना जाना ही संभव हुआ था और तब से वह अब अपने पापा के पास आ रही थी। तो इसीलिए वे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा उत्साहित भी थे। अब आखिरकार 2-2.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद विनोद की गाड़ी सीधा अपने ससुराल में अपने ससुर जी के घर के आगे जाकर रुकी। विनोद के ससुर जी राम प्रसाद जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे किसी से भी, वे केवल अपने काम से काम रखते थे। लेकिन जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई तब से वह और ज़्यादा शांत हो गए थे। अब वह अधिकतर अपने ही घर में रह रहकर समय बिताया करते थे और लोगों से बहुत कम ही बातचीत किया करते थे। इस सब का कारण क्या था या क्या नहीं, यह तो किसी को समझ नहीं आया और फिर लोगों ने इसीलिए भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे शुरू से ही लोगों से कम मतलब रखा करते थे। ऐसे में पत्नी की मौत के बाद उनका एकदम से चुप हो जाना बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं थी। लोगों ने सोचा
कि शायद से अपनी पत्नी के जाने का इन्हें सदमा लगा है, इसके कारण यह व्यक्ति ऐसा हो गया है। लेकिन वास्तविकता तो कुछ और ही थी। इसके बारे में उन्हें पता नहीं था, या यूं कहें कि किसी को भी पता नहीं था। कभी कभार गांव के बाहर खेतों की ओर, वहां पर अगर वे किसी से बोल लिए तो ठीक, वरना तो जयराम जी की अपने आप में ही मगन थे। उन्हें किसी से बात करने की ज़रूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन इस सब के बारे में उनकी बेटी और उनके नाती पोतों को नहीं पता था। इधर सृष्टि और उसके बच्चे जब अपने नाना के घर पहुँचे और अब गाड़ी से उतरते ही दरवाजे के सामने आए। घर पर अभी तक उन्होंने इस बारे में अपने भैया भाभी को कुछ नहीं बताया था। दरअसल उन लोगों का अचानक से प्लान बना, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे अभी अपने भैया भाभी को सरप्राइज़ दे दें, और इसीलिए सृष्टि ने अपने भाई विक्रम को कॉल पर कुछ नहीं बताया और ना ही अपनी भाभी रूबी को। सृष्टि ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी भाभी दरवाज़ा खोलने के लिए आई, और उसने जब दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा खोलते ही वह चौंक गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। लेकिन फिर अचानक ही खुद को संभालती हुई मुस्कुराने लगी और बोली, अरे दीदी, आप अचानक से यहाँ कैसे? मेरा मतलब है, आपने बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। तो सृष्टि अपनी भाभी के गले मिलती हुई बोली, अगर आपको बता देती तो आपके चेहरे पर यह वाले एक्सप्रेशन देखने को नहीं मिलते ना भाभी, बस इसीलिए नहीं बताया। बच्चे भी मामी मामी करते हुए रूबी के पैरों में लिपट गए। बच्चों को भी बड़े लाड़ लड़ाती हुई रूबी अपने पति को आवाज़ देती हुई बोली, सुनिए विक्रम, ज़रा बाहर तो आकर देखिए कि बाहर कौन आया है। दीदी, आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। सबको अंदर भी लेकर गई रूबी, और आखिरकार आज तो सृष्टि इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन अपने घर पहुंच ही गई। वह अपने भाई के गले मिली और उनसे पूछने लगी कि भैया, आपका काम कैसा चल रहा है? तब उसके भाई ने अपने काम के बारे में बताया, और अब हाल चाल पूछने के बाद उससे अपने भैया भाभी से पूछा कि भैया, पापा कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तो सृष्टि की भाभी बोली, दीदी, आप अभी आई हैं, बैठिए तो सही। पापा जी अभी अपने कमरे में सो रहे हैं, मैं जगा देती हूँ। सृष्टि बोली कि नहीं भाभी, आप मत जाइए, बल्कि मैं खुद ही पापा को जगाऊंगी। मैं उन्हें अपने आप ही सरप्राइज़ दे सकूं। आप रुकिए यहीं। यह कहकर वह उठकर चली गई। सृष्टि ने जाकर अपने पापा के कमरे में देखा तो उनका कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। उनके कमरे में कोई भी चीज़ नहीं थी, बस चार दीवारी के अंदर एक तख्त के ऊपर वह लेटे हुए थे। अपने पापा का कमरा इस तरह का देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने अपने पापा को देखा तो हौले से वह उनका हाथ हिलाकर उन्हें जगाने लगी। जैसे ही उसने उनका हाथ हिलाया तो आंखें खोलते ही डरते हुए राम प्रसाद जी झट से उठकर बैठकर कोने की ओर खिसकते हुए अपने आप को समेटे हुए उससे डरने लगे और कहने लगे कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। इस पर सृष्टि चौंक गई और वह अपने पापा से कहने लगी कि पापा, आप किससे डर रहे हैं और आप किससे क्या नहीं कहेंगे? साफ साफ बताइए मुझे कि क्या हुआ है और आप इतना डर किस बात से रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा है क्या? अगर कहा है तो मुझे बताइए। सृष्टि की आवाज़ तो सुनी, लेकिन अभी भी कमरे में कुछ अंधेरा सा था, तो वह उससे बात नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सृष्टि ने जैसे ही कमरे की लाइट जलाई, वैसे ही उसके पिता अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ फैलाकर उसे बुलाने लगे। तू आ गई मेरी बच्ची, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटा, इतनी देर क्यों लगाई तूने? अगर तू नहीं आती तो पता नहीं कल को तो मुझे तू देख भी पाती या नहीं।
अपने पापा की यह सब बात सुनकर सृष्टि को थोड़ा अजीब लगा और बोली, क्यों पापा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और इस बात का आपको बहुत बड़ा सदमा लगा है, मैं जानती हूँ, लेकिन दुनिया में सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता। और फिर पापा, आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम यहाँ भैया भाभी तो हैं आपको संभालने के लिए, और इन दोनों की वजह से ही मैं इतना निश्चिंत रह पाती हूँ कि कम से कम भैया भाभी आपका ख्याल तो रख रहे हैं ना। मैं तो इनके कारण बिल्कुल टेंशन फ्री रहती हूँ, वरना तो बस यही सोचती रहती थी कि माँ के बिना पापा कैसे रहेंगे। लेकिन आप दोनों ने इन्हें बहुत अच्छे से संभाला है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पापा? उन्होंने तो आपका कितना ख्याल रखा है। लेकिन पापा, इससे पहले कि वह कुछ बोलते, उसके भैया और भाभी वहाँ पर आ गए। तब राम प्रसाद जी कुछ बोलते बोलते चुप हो गए और बोले कि बेटा, तू बच्चों को साथ नहीं लाई क्या? तो बच्चे भी दौड़ते हुए कमरे के अंदर आ गए और नाना नाना करते हुए उनके बेड पर चढ़कर उनसे लिपट गए। बच्चों के आने से राम प्रसाद जी बहुत खुश हुए और वह अपने बच्चों से बहुत देर तक ऐसे ही बातचीत करते रहे। इससे विक्रम और रूबी दोनों कहने लगे कि चलो सृष्टि, पहले बाहर चलकर नाश्ता कर लो, फिर आकर पापा से बात कर लेना। आई विनोद जी, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए। सृष्टि ने कहा कि भैया, आप यहीं नाश्ता ला दीजिए, तो मैं यहीं बैठकर पापा से बात करते करते चाय पी लूँगी। मुझे और कुछ नहीं खाना है भैया, फ़िलहाल बिल्कुल भी मन नहीं है। तब रूबी गई और जाकर अपनी ननद के लिए एक कप चाय बनाकर लाई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और सच में सृष्टि भी यह सोचकर ही बहुत खुश थी कि उसकी भाभी उसके पापा का कितना ज़्यादा ख्याल रखती हैं। रूबी ने भी चाय बना दी, लेकिन क्योंकि उन्हें डायबिटीज़ थी, इसीलिए रूबी उनके लिए फीकी चाय लेकर आई। यह सब देखकर तो सृष्टि बहुत खुश हो गई थी और अपने पापा से हर बात पर कह रही थी कि पापा, हमने ज़रूर कोई अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में, जो हमें इतनी प्यारी भाभी मिली हैं। और अपने पापा से और भी बातें कर रही थी। रूबी और विक्रम भी वहीं बैठे बातें कर रहे थे। सृष्टि और उसका परिवार भी। अब बातें करते करते उन लोगों को बहुत रात हो गई। तब रूबी ने उन्हें खाना भी वहीं दे दिया और अब रूबी ने सृष्टि से कहा कि दीदी, बहुत लेट हो गया है, अब आपको तो नींद आ नहीं रही होगी। आपको तो अपने पापा से बात जो करनी है, लेकिन कम से कम इन मासूम बच्चों के बारे में तो सोच लो। बेचारे कितने थके हुए हैं। देखो, ऐसे लग रहा है कि यहाँ बैठे बैठे ही सो जाएंगे। अब आप जाइए यहाँ से और बच्चों को लेकर कमरे में जाकर आराम कीजिए। आप जाइए और जाकर कमरे में सो जाइए, ठीक है? तो सृष्टि ने कहा कि ठीक है पापा, अब हम कल बात करते हैं, कल सुबह बात करते हैं। अब मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ। इतना कहकर सृष्टि अपने कमरे में चली गई और रूबी और विक्रम भी अपने कमरे में चले गए। रात को सृष्टि की आंखें खुलीं तो उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पापा के कमरे में जैसे कुछ अजीब सी आवाज़ें हो रही हैं। जब रूबी की भाभी इतनी अच्छी थी तो आखिर कैसी थी वे आवाज़ें? और रात के समय आखिर उनके कमरे में अचानक से आवाज़ें कैसे आ रही थीं? क्या वह आवाज़ें नॉर्मल थीं या अब नॉर्मल थीं? रात के समय सृष्टि डर कर सो गई। उसके पिता के कमरे में कोई बात कर रहा है। उसे हल्की फुल्की सी आवाज़ें आईं। जब उसने गेट खोला तो उसके गेट खोलते ही आवाज़ बिल्कुल शांत हो गई। फिर उसने अपने पापा के कमरे के दरवाजे पर हल्के से नॉक किया, लेकिन कोई नहीं बोला, तो वह अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह फिर से रूबी ने नाश्ते में बढ़िया सा कुछ खाने को बना दिया। छोटे छोटे बच्चों के लिए उसने सैंडविच वगैरह बनाई और बाकी सब के लिए भी हेल्दी नाश्ता बनाया। सब कुछ बहुत अच्छा था
और सचमुच रूबी बहुत अच्छी थी, या कहें कि अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी। तो रूबी ने सुबह सबके लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया और नाश्ता करने के बाद वह कहने लगी कि दीदी, आप कहें तो चलिए कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी आप कितने सालों बाद थोड़ा टाइम निकाल कर आई हैं, चलिए कहीं घूमने चलते हैं। सृष्टि ने विनोद से पूछा कि विनोद, अगर आप कहें तो हम कहीं घूमने चलें। तो विनोद ने भी हामी भर दी और कहा कि ठीक है, अब 2 दिन के लिए यहाँ आए हैं तो घूमने के लिए चले चलते हैं। दिन में सभी लोग साथ में घूमने के लिए गए। रूबी और विक्रम, सृष्टि, विनोद और उनके बच्चे, साथ में सृष्टि के पिता राम प्रसाद जी भी थे। वह लोग पास ही के एक मंदिर में घूमने के लिए गए, जहाँ चलते चलते राम प्रसाद जी पीछे रह गए और सृष्टि अपने पापा को बुलाने के लिए थोड़ी पीछे आई और उन्हें लेकर अपने साथ साथ चलने लगी। विनोद ने भी सृष्टि का साथ दिया और तभी राम प्रसाद जी ने सृष्टि से कहा कि बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दरअसल मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन तभी रूबी भी वापस आ गई और बोली, अरे आप लोग इतना पीछे रह गए, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। बात बातों में हम लोग इतना आगे निकल गए। चलिए हम सब लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। फिर रूबी भी उनके साथ ही चलने लगी। तो सृष्टि अपने पापा से पूछने लगी कि बताइए ना पापा, आप क्या कह रहे थे। सृष्टि की इस बात पर राम प्रसाद जी डरने लगे, और क्योंकि विनोद और सृष्टि ने उनके हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए थे और विनोद ने राम प्रसाद जी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखीं, तो वह कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन फिर डरते डरते जब बार बार राम प्रसाद जी अपनी बहू रूबी की ओर देख रहे थे, तो विनोद के दिमाग में कुछ आया। फिर विनोद अपनी पत्नी से कहने लगा कि सृष्टि, थोड़ी देर पापा को लेकर हम दोनों यहीं बैठ जाते हैं। शायद पापा को चलने में प्रॉब्लम हो रही है। हम पापा को लेकर आते हैं भाभी, आप चलिए। तो रूबी बोली, अरे नहीं जीजू, आप पापा को लेकर बैठिए, मैं उनके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर से सृष्टि अपनी भाभी को देखकर खुश होने लगी और बोली कि सच में भाभी कितनी अच्छी हैं। कि तभी रूबी का पाँव हल्का सा मुड़ गया और वह गिरते गिरते बची। तो सृष्टि ने उससे कहा कि भाभी, आप यहीं रुक जाइए, पानी मैं ले आती हूँ। फिर वे लोग आखिरकार एक साथ में अब मंदिर में पहुँच गए और मंदिर से वापस भी आ गए। उसके बाद दिन में कुछ देर सब लोग एक साथ ही बैठे रहे और फिर से अब शाम के खाने का समय हो गया। सृष्टि ने अपनी भाभी की मदद की तो विनोद, जिसके दिमाग में कुछ खुराफाती बातें आ रही थीं, उसने कुछ बात करने का सोचा और वह राम प्रसाद जी के कमरे में जाकर बच्चों से कहने लगा कि बेटा, मुझे थोड़ी देर के लिए नानू से कुछ ज़रूरी बात करनी है। आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। जैसे ही बच्चे बाहर गए, विनोद अपने ससुर जी से पूछने लगा कि पापा, क्या बात है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। आप किसी से डर रहे हैं? क्या बात है पापा, मुझे साफ साफ बताइए। जब ही तो मुझे आप जब कुछ बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा। इतनी ही देर में राम प्रसाद जी के कमरे में दाखिल होता हुआ विक्रम बोला, अरे भाई जीजा जी, किस चीज़ की मदद की जा रही है और किसकी मदद की जा रही है? आप मेरे पापा की मदद कर रहे हैं? अरे वह तो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि वह और 4 लोगों की मदद कर दें। क्यों, है ना पापा? मुस्कुराते हुए विक्रम ने कहा। तो राम प्रसाद जी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे उन्हें ज़बरदस्ती हंसाया जा रहा हो। वह हंसने के मूड में नहीं है, लेकिन फिर भी कोई उनसे कह रहा है तो इसीलिए वह बस मुस्कुरा रहे हैं। तब विनोद ने कहा, एक बात तो है पापा, सच में बहुत कैपेबल थे पहले मैं जब भी कभी आया करता था तो उनके शरीर को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वे अभी भी जिम जाते हैं। इतने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त हुआ करते थे। लेकिन अब तो इन्हें देखकर ऐसे लगता है
जैसे बस बेचारे अपना समय काट रहे हैं। अब तो आप पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे पापा। क्या बात है? कोई परेशानी है क्या? अगर है तो मुझे बताइए। विनोद ने विक्रम के सामने ही पूछा। तब विक्रम कहने लगा, अरे हाँ भाई पापा, बता दीजिए। क्या पता आपके बेटे बहू आपको कितना परेशान रखते हैं। एक बार बता दीजिए अपनी बेटी और दामाद जी को, ताकि उन्हें भी संतुष्टि हो जाए, है ना पापा? अरे आपको तो पता है ना कि मेरी आदत है, मैं आपके पास रोज़ बात करने आता ही हूँ। लेकिन हम जीजू को शायद ऐसा लग रहा हो कि आप मेरी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बाहर चला जाता हूँ। ठीक है, तब आप बात कर लेना। फिर विक्रम के बाहर जाने पर भी विनोद ने कई बार पूछना चाहा, लेकिन वे नहीं बोल पाए। ऐसे ही वह दिन भी बीत गया और रात को जब सृष्टि और विनोद अपने कमरे में लेटे हुए थे तो विनोद कुछ सोच रहा था। तब सृष्टि बोली, क्या हुआ आपको? 2-4 दिन आप टेंशन फ्री नहीं रह सकते क्या? तब विनोद बोला, अरे नहीं सृष्टि, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूँ। टेंशन तो है मुझे, लेकिन अपने काम की नहीं है, बल्कि मुझे पापा की टेंशन है। ऐसा लग रहा है कि हमें जो दिख रहा है सिर्फ वही सच नहीं है, कुछ और भी है जो हम देख नहीं पा रहे। तो सृष्टि अपने पति से बोली, नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा नहीं कि भाभी और विक्रम दोनों कितना ध्यान रखते हैं पापा का, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। इसीलिए आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो पापा बता देते ना। इस पर विनोद बोला कि नहीं सृष्टि, तुम नहीं समझ रही हो। मैंने जो देखा है वह तुमने नहीं देखा। क्या तुम्हें यहाँ कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ? तब सृष्टि बोली कि नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ भी अजीब नहीं लगा। बस कल रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे पापा के कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ आवाज़ें आ रही हैं। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर मैं पापा के कमरे के पास पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं उनकी नींद ख़राब न कर दूं। इसीलिए मैंने उन्हें एक बार आवाज़ दी, लेकिन पापा नहीं बोले। तो इसीलिए मैंने गेट खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था और इसीलिए मैं अपने कमरे में आकर सो गई कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। बस इस बात को सुनकर विनोद कुछ सोचने लगा। फिर वे लोग आपस में बातें करते करते ही सो गए। रात को लगभग 2 से 3 बजे के आसपास फिर से सृष्टि की आंख खुल गई। सृष्टि को थोड़ी तेज आवाज़ आ रही थी। कल तो जब उसे आवाज़ आई तो रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अब 2 से 3 का समय रहा होगा। अब सृष्टि को एक दिन पहले भी क्योंकि आवाज़ सुनाई दी थी और फिर से उसे ऐसी ही आवाज़ आ रही थी, इसलिए आज वह थोड़ा सा डर गई। तो उसने हिम्मत करके विनोद को जगाया और कहा कि विनोद देखिए ना, पता नहीं बाहर से आवाज़ें आ रही हैं। कुछ समझ तो नहीं आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई बातें कर रहा हो। कल भी मुझे ऐसे ही लग रहा था, लेकिन जब मैं बाहर गई तो बाहर कुछ नहीं था। आप उठिए ना, ज़रा बाहर जाकर देखते हैं कि क्या है। विनोद उठा तो उसे भी आवाज़ें आ रही थीं। विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, अपनी स्लीपर्स यहीं उतार दो और बिल्कुल भी आवाज़ मत करना। यहाँ तक कि कोई भी बात कमरे के बाहर जाने के बाद मुझसे नहीं करोगी। कमरे के बाहर निकलने के बाद जब तक मैं न कहूँ तुम्हारी आवाज़ ना आ जाए, मुझे बिल्कुल शांति से रहना। मैं देखता हूँ कि क्या है। विनोद नंगे पांव कमरे से बाहर निकला और कमरे को बहुत धीरे से खोला। जब वह अपने ससुर जी के कमरे के पास पहुंचा तो उसे उनके कमरे के अंदर से रूबी और विक्रम की आवाज़ आ रही थी। वे दोनों थोड़ी ऊंची आवाज़ में राम प्रसाद जी से बात कर रहे थे। अब यह चीज़ अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रही थी कि बात क्या थी और वे लोग क्यों उन पर इतना चिल्ला रहे थे। अभी तक उन्हें शक नहीं हुआ था बिल्कुल भी कि कोई जागा है, क्योंकि सृष्टि ने भी विनोद के कहने पर अपनी स्लीपर उतार दी थी और मुंह पर हाथ रखकर बहुत धीरे धीरे वे लोग आए थे, जिससे कि उनके आने की आहट भी ना हो।
धीरे से गेट के बाहर खड़े होकर वे बातें सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन ढंग से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अब विनोद को थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। गेट के पास आते हुए जब विक्रम और रूबी ने कहा कि आज तो हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इस बात को भूलना मत, और अगर आपकी ज़ुबान से एक शब्द भी निकला ना तो अच्छा नहीं होगा। यह कहते कहते विक्रम और रूबी गेट की तरफ आ रहे थे कि तभी विनोद ने जब यह महसूस किया तो विनोद ने सृष्टि को इशारा किया और उसका हाथ पकड़कर तेज कदमों से अपने कमरे में आकर छिप गया और अपने कमरे का दरवाज़ा उसने हल्का सा बंद कर लिया, जैसे लॉक लग रहा हो, लेकिन वह गेट के पीछे ही खड़ा हुआ था। विक्रम और रूबी उनके गेट के सामने से निकले तो विक्रम बोला, रूबी गुस्से में इतना चिल्लाने लगती हो, थोड़ा धीरे बात किया करो। अगर सृष्टि और विनोद ने कुछ सुन लिया होता तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझती ही नहीं हो। अब तो विनोद को पूरा शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है और उसने अगले दिन के लिए कुछ प्लान किया, क्योंकि अब अगला दिन उनकी इस फैमिली में आखिरी दिन था, क्योंकि वह अगले दिन रुकने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही यहाँ से निकलने वाले थे। तो इसीलिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि सृष्टि, कुछ है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम एक बार पापा से अकेले में बात करने की कोशिश करना और उनसे जानने की कोशिश करना कि यहाँ क्या चल रहा है। कोई भी इंसान उन्हें किसी चीज़ के लिए डरा धमका रहा है क्या, उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर बना रहा है तो वह हमें बता सकते हैं। उन्हें बता देना कि उन्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वह अगर कोई भी परेशानी में है तो हमें आराम से बता सकते हैं, बिना किसी झिझक के। तो तुम कल कोशिश करना सृष्टि कि तुम उनसे बात कर सको, ठीक है। अब सृष्टि को पूरी बात तो समझ नहीं आई, लेकिन विनोद ने कहा तो उसने हामी तो भर दी। लेकिन वह विनोद से पूछने लगी कि विनोद, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, बात क्या है, मुझे साफ साफ तो बताइए। लेकिन विनोद ने कहा कि फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता, बस जितना कह रहा हूँ उतना ही करो। पापा से बात करने की कोशिश करना, और हाँ, कल शाम को मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए होगा, और कल शाम को जब मैं पापा से मिलने जाऊँ तो उस वक्त भाभी और भैया दोनों को बिज़ी रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब विनोद अगले दिन इसी जुगाड़ में लगा रहा कि अकेले उसे अपने ससुर यानी राम प्रसाद जी से बात करने का समय मिल जाए, लेकिन पूरे दिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ। हर समय रूबी और विक्रम कहीं ना कहीं से आ टपकते। वह लोग कहीं घूमने भी जाते तो हमेशा वे साथ में ही रहते। राम प्रसाद जी को वे दोनों अकेला नहीं छोड़ते थे। अगर दोनों साथ में ना भी हों तो दोनों में से कोई एक तो हमेशा ही राम प्रसाद जी के साथ रहता था। अब वह सोचने लगे कि सच को सामने कैसे लाया जाए। इसके लिए विनोद ने सृष्टि से कहा कि वह अपना काम करे, क्योंकि अब मैं पापा से मिलने जा रहा हूँ। तो सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब लोग बाहर सृष्टि को देखने के लिए आ गए। उससे कुछ देर पहले ही सब लोग इधर उधर हुए थे तो किसी ने विनोद पर ध्यान नहीं दिया कि वह कहाँ है। सृष्टि ने चोट लगने का बहाना बनाया और सब दौड़कर बाहर आ गए उसे देखने के लिए। इसी बीच विनोद अपने ससुर जी के कमरे में जा पहुंचा और जाकर के वह उनसे बात करने लगा। उसने उनसे कहा कि पापा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो भी हो रहा है वह सही नहीं है। अगर आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब बेहतर यही होगा कि आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें पापा। तब राम प्रसाद जी ने अपने दामाद विनोद से कहा कि बेटा, कोई बात नहीं है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई बात है, सब कुछ ठीक है। मेरे बेटे और बहू तो इतने अच्छे हैं, उनमें कोई परेशानी नहीं है, वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। तो विनोद ने कहा कि पापा, मैं तो भैया भाभी के बारे में मैंने आपसे कुछ कहा ही नहीं, फिर आप उनके बारे में सफाई क्यों दे रहे हैं। देखा पापा, यही होता है, जब हम किसी चीज़ को छुपाने की कोशिश करते हैं तो लगातार दिमाग में वही घूमता रहता है और हम अपने आप इस चीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। मैं जानता हूँ कि भैया भाभी ने आपसे कुछ तो कहा है,
लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे हैं। आप किस बात से डर रहे हैं पापा? भैया भाभी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते? आप मुझ पर भरोसा तो कीजिए। आखिर ऐसी भी क्या बात है कि आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हैं? कि तभी दरवाजे से रूबी अंदर कमरे में आई और चौंकती हुई विनोद को देखने लगी, जैसे उसे अंदाजा ही नहीं था कि अंदर उसे कौन मिलेगा। लेकिन फिर विनोद को देखकर वह कहने लगी कि विनोद जी, आप यहाँ कैसे? सृष्टि दीदी तो कह रही थी कि आप बाहर गए हैं। तो विनोद बोला कि हाँ, मुझे जाना था, लेकिन मैं पापा के पास आ गया। तब रूबी बोली कि आप यहाँ आराम से बैठे हैं और वहाँ सृष्टि दीदी को इतनी चोट लग गई, वह दर्द से कराहे जा रही हैं। जो सृष्टि की चोट के बारे में कहा तो विनोद को घर के बाहर जाना ही पड़ा। कि तभी विनोद ने ऐसे नाटक किया जैसे वह किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया है और उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया है। विनोद ने फ़ोन उठाया और चला गया। फिर रूबी ने अपने ससुर से कुछ बात की और उसके बाद वह भी बाहर आ गई। आज फिर से रात को वही सब हुआ। 1-1:30 बजे के आसपास वे दोनों जाकर अपने पापा से कुछ बातें करके आए। फिर से आज चुपके चुपके विनोद और सृष्टि ने सुनने की कोशिश की और आज कुछ कुछ बातें तो विनोद सुन भी पा रहा था, लेकिन पूरी तरह से बात समझ नहीं आई। अभी उसके तो इन दोनों ने फिर से छिपने का नाटक किया और जैसे ही विक्रम और रूबी वहाँ से चले गए तो कुछ समय बाद रुकने के बाद विनोद भी अपने ससुर जी के कमरे में चला गया और उसने चुपके से जाकर अपने ससुर जी के बेड के नीचे से अपना फ़ोन निकाला और उस फ़ोन को निकाल कर मुस्कुराने लगा। दरअसल जब रूबी अपने ससुर जी के कमरे में आई थी तब गिरने के बहाने विनोद ने अपने दोनों फ़ोन नीचे गिरा दिए थे, जिसमें से एक फ़ोन उसने बेड के नीचे छिपा दिया था और एक फ़ोन बाहर की तरफ ही था। जो फ़ोन बाहर की तरफ था उसे तो उसने रूबी के सामने उठा लिया, लेकिन जो फ़ोन अंदर था बेड के नीचे, वह उस फ़ोन को वहाँ छुपा कर ही आ गया और उसमें रिकॉर्डिंग ऑन करके आया ताकि वह रूबी और विक्रम की सारी बातें सुन सके। उसके बाद वह उस फ़ोन को लेकर अपने कमरे में आया और उसने सृष्टि से इस बारे में बताया और वे दोनों बैठकर रिकॉर्डिंग सुनने लगे। उस रिकॉर्डिंग में विक्रम और उसकी पत्नी दोनों ही राम प्रसाद जी को धमका रहे थे। वह बार बार उनसे कह रहे थे कि आपने सृष्टि और विनोद से कोई बात तो नहीं की। अगर आपने उन दोनों से कोई भी बात की तो सोच लेना हम आपका क्या करेंगे। आप उनसे हमारी बुराई अगर करेंगे तो वह तो हमें बस समझा कर चले जाएंगे, क्योंकि आखिरकार आपको हमारे साथ ही रहना है। उसके बाद आपके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और वैसे भी अब तक हमें आपसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत थी वह अब हमें मिल चुकी है। इसीलिए आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि हम किसी भी कीमत पर आपको अपने पास सुरक्षित ही छोड़ेंगे। अगर गुस्सा आया तो हम आपको ठिकाने लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। हमें आपको मारने से पहले ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सृष्टि और विनोद अब इतने समय के लिए आए हैं। अब यह 3-4 साल से पहले टाइम नहीं निकाल पाएंगे यहाँ आने का, तो बस आएंगे और जाएंगे। इस बीच आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, यह जानने का समय किसी के पास नहीं है और उन लोगों के पास तो अपना खुद का इतना काम है, सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। आपके जैसे बेकार नहीं हैं और ना ही आपके लिए किसी के भी पास समय है। एक बार अगर हमारे दिमाग में आपको निपटाने का आया तो 2 रिश्तेदारों और दोस्तों के सिर्फ यही बताना पड़ेगा कि पापा की तबीयत ख़राब थी काफ़ी दिनों से और बीमारी के चलते हुए वे चल बसे। आपका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। और हाँ, मारने के और भी कई तरीके आते हैं हमें। आपका बीमा हमने पहले ही करवा रखा है, इस बात को भूलिएगा मत। जब यह सब बातें विनोद जी ने सुनी तो उसने अब आकर अपने ससुर से बात करने का निश्चय किया और वह सृष्टि को लेकर उनके पास जा पहुंचा कि यह लोग आपको चुप रखना चाहते हैं
और आपसे कह रहे हैं कि आप कोई बात हमें मत बताइएगा। पर अब हम वही बात जानना चाहते हैं कि वह कौन सी बात है जो यह लोग आपसे छुपाने को कह रहे हैं। बताइए पापा। तब विनोद और सृष्टि ने बहुत जिद की तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी की मौत के बाद यह दोनों अपने पिता को बहुत परेशान करने लगे थे। कई कई दिन तक भूखा रखने लगे थे। फिर एकदम बेटे के दिमाग में जाने क्या आया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि वह अपने पापा का अच्छे से ध्यान रखे। 7-8 दिन बाद उनका बेटा उन्हें लेकर LIC के ऑफिस पहुंचा और अपने पापा का जीवन बीमा करवा दिया। और जब से जीवन बीमा करवाया तब से घर आने के बाद ना उन्हें यह खाने को देता ना पीने को। उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी विक्रम ने अपने नाम करवा ली थी और इसीलिए अब उससे उनके जीने मरने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके पिता जल्दी ही स्वर्ग सिधार सकें, इसीलिए रूबी और उसके पति ने अपने पिता को बहुत तंग करना शुरू कर दिया था। वे लोग ना उन्हें समय से खाना पानी देते, ना उनकी दवाइयों का ध्यान रखते। इसी के कारण अब इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पिता को अंदर के खाली कमरे में कैद सा करके छोड़ दिया। उस कमरे में जितनी भी रंगीन चीज़ें थीं, जिनकी वजह से माहौल खुशनुमा लगे, सब चीज़ें निकाल कर दीवारों को खाली रंग से पेंट करवा दिया। और उस अंधेरे कमरे में अकेले राम प्रकाश जी बैठे रहते थे और उनके बेटे और बहू को इस बात का अंदाज़ा था कि इस तरह से यह ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाएंगे। और यही तो उन दोनों का प्लान था। उन्होंने उनसे जितना भी कहा कि माँ तो छोड़कर जा ही चुकी हैं, जैसे माँ के बारे में किसी को पता नहीं चला, आपके बारे में भी किसी को पता नहीं चलेगा। यह सब सुनकर राम प्रकाश जी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उनके हाथ पैर इतने ज़्यादा बेकार थे, उनके शरीर में जान ही नहीं थी, तो वह भला कैसे ही किसी से कुछ कह पाते। इसीलिए बेचारे चुपचाप बस उनकी बातें सुनते रहते थे और एक तरीके से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे। पिछले कई महीनों से वे अपनी बेटी को इसीलिए बुला रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब उनकी मौत आ जाए, तो एक बार मरने से पहले अपनी बेटी से मिलना चाहते थे। जब यह सब बातें राम प्रकाश जी ने विनोद को बताईं तो विनोद और सृष्टि दोनों की ही आंखें नम हो गईं और अपनी यह दुख भरी दास्तां सुनाते हुए राम प्रकाश जी की आंखों से आंसू बहने लगे। और अब विनोद ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा। सुबह दिन निकलने से पहले पुलिस उनके घर आ पहुंची। विनोद को क्योंकि 10 बजे तक यहाँ से निकलना था, इसीलिए विनोद ने सुबह 6 बजे ही पुलिस को फ़ोन करके अपने घर बुला लिया, यानी कि अपने ससुराल में। जब पुलिस वाले आए तो विनोद ने पुलिस वालों को अपने साले और उसकी पत्नी की सारी करतूत के बारे में बता दिया और साथ ही उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से जीवन बीमा के पैसे लेने के लिए उनकी नालायक औलाद अपने पिता को समय से पहले ही मार देना चाहती है, जिसके लिए वह उन्हें भूख से ही मार देंगे। पैसों के लालच में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। जब पुलिस वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने भी रूबी और विक्रम पर कार्यवाही की और क्योंकि विनोद के पास सारे सबूत भी थे तो विनोद ने दोनों को जेल में डलवा दिया। और इधर जैसे ही उन दोनों को जेल जाने के बाद सृष्टि और विनोद वहाँ से जाने लगे तो उन्हें ध्यान आया कि विक्रम और रूबी के बच्चे भी तो घर पर हैं, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। अब यह भी एक बहुत बड़ी परेशानी थी। इसका हल उनके पास नहीं था। दोनों बहुत असमंजस में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए क्या नहीं। बच्चों का ख्याल कैसे रखा जाएगा, क्योंकि माँ बाप से बेहतर बच्चों का कोई ख्याल नहीं रख सकता। एक उपाय निकाला गया। उन्होंने सोचा कि पहले वह एक बार पुलिस स्टेशन में उन दोनों से मिलकर जाएंगे। यदि वे दोनों अपने पिता से गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगते हैं तब आगे कुछ सोचा जाएगा, वरना तो उनके बच्चों की खातिर उन्हें माफ़ करके पापा को हम अपने साथ ले ही जाएंगे। ठीक है सृष्टि। विनोद ने अपने ससुर को अपने साथ जेल ले जाने का डिसीज़न ले लिया और इधर यह सब देखकर सृष्टि बहुत खुश थी। अब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुँचे। जैसे ही
राम प्रसाद जी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे तो वे दोनों लॉकर के अंदर से ही गिड़गिड़ाने लगे। पापा प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमें जेल के बाहर निकाल दीजिए, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, भविष्य में कभी हम ऐसा नहीं करेंगे, हमसे गलती हो गई पापा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। और भी अनेकों बातें कह रहे थे। तब मैंने अपने एक जानकार को कहकर एक दिन पहले ही कॉल करके मैंने सारे कागजात, सारे पेपर्स, ज़मीन जायदाद के पेपर रेडी करवा लिए थे। तब मैंने उन दोनों से कहा कि हम तुम्हें इस शर्त पर आज़ाद करेंगे कि फिर से यह सारी ज़मीन जायदाद और घर तुम दोनों पापा के नाम कर दो और उनकी मौत के बाद ही यह घर तुम्हें मिलेगा। और हाँ, अब मैं पापा को तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। जब तक पापा पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें मंजूर है तो कहो, वरना जेल में सड़ते रहो। अब रूबी और विक्रम के पास भी कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में उन्होंने वह घर अपने पिता के नाम कर दिया। तब सृष्टि और विनोद उन दोनों को आज़ाद करके राम प्रसाद जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने रूबी और विक्रम पर तरस नहीं खाया, बल्कि उनके बच्चों के बारे में सोचकर भी वे उन दोनों को आज़ाद करके चले गए, क्योंकि माता पिता के बिना बच्चों का कोई नहीं होता। और यह बात राम प्रसाद जी बहुत अच्छे से समझते थे और इसीलिए अपने पोते पोती को वे अनाथ नहीं करना चाहते थे। और फिर बच्चे तो चाहे जो भी करें, माँ बाप हमेशा ही अपने बच्चों के बारे में सोचते ही हैं। आखिरकार अब वे आज़ाद हो गए और उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। लेकिन विनोद उन्हें वापस भेजना नहीं चाहता था। लेकिन राम प्रसाद जी ने कहा कि बेटा, जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक उन्हें उनके किए कर्मों की सज़ा कैसे दूंगा। अब जितना उन्होंने मुझे परेशान किया है, मुझे उनसे उतनी सेवा भी तो करवानी है ना। मुझे जाने दो बेटा। जैसे तैसे करके राम प्रसाद जी ने विनोद को मनाया और अपने घर आ गए। बल्कि उन्हें लेने के लिए उनका बेटा विक्रम ही अपनी बहन के यहाँ पहुँचा, उन्हें लेकर घर वापस आ गया। आज उन्होंने अपने पिता के घर में ही उनका ऐसा स्वागत किया और अपने किए पर उनसे माफ़ी भी मांगी। अब यह घर फिर से राम प्रसाद जी के नाम पर था और उनकी सारी ज़मीन जायदाद भी। या तो यह सृष्टि और विनोद का डर था या फिर इस ज़मीन जायदाद का लालच था। चाहे जो भी था, अब विक्रम और रूबी बहुत ठीक तरीके से रह रहे थे। और विनोद ने अपने ससुर को कहा था कि आपको अगर आधी रात में भी कोई परेशानी हो तो बस आप एक बार कॉल कर दीजिएगा पापा। विनोद ने अपने ससुर के हाथों से एक एप्लीकेशन लिखवा कर अपने पास रखी थी, जिसमें लिखा था कि यदि मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत यदि आकस्मिक होती है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे बेटा और बहू होंगे। विनोद ने सिग्नेचर करवा कर अपने पास रखा था और इसी के बलबूते पर वह हर छोटी छोटी बात पर विक्रम और रूबी को डरा धमका दिया करता। जबकि विक्रम और रूबी अब सुधर चुके थे। चाहे जो भी हो, अब तो वह दोनों अपने पिता को बहुत अच्छे से रख रहे थे और अब चाहे लालच में ही सही, लेकिन अपने बेटे को अपनी सेवा करता देख राम प्रसाद जी भी बहुत खुश थे। और अब वे खुशी खुशी इस दुनिया से विदा हो सकते थे। उससे पहले का जीवन अपने परिवार के साथ वे खुशी खुशी बिताना चाहते थे और आज उनका यह सपना पूरा हो चुका था, उनके दामाद विनोद के कारण, जिसने दामाद होते हुए भी एक बेटे का फ़र्ज़ निभाया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, यदि आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो लिख भेजें हमें दी हुई मेल आईडी पर, ताकि हम उस कहानी को दुनिया को बता सकें। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों।